नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त क्लास में। रिवीजन क्लासेस को अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रिवीजन क्लासेस आते ही आप लोगों ने मुझसे एक और डिमांड कर ली, एक और आपने रिक्वेस्ट कर ली, और वो डिमांड और रिक्वेस्ट थी राइटिंग प्रैक्टिस की कि सर अब सोगा से क्या होगा, मतलब सोगा में क्या होगा, सोगा से क्या एक्सपेक्ट करना है और एग्जाम में कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में आने लगी है। और एक और रिसेंटली बात मुझे पता चली कि December 21 का भी सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिया है। तो मैंने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अभी अभी हमने पढ़ा, उसको रिवाइज किया। वाई डोंट वी जस्ट इन्वेस्ट सम टाइम एंड हम लोग थोड़ा सा टाइम वक्त इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से सोगा का राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पास्ट एग्जाम्स विल बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज पास्ट एग्जाम्स अगर मैं आपको एक बार बता दूंगा तो आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे आंसर करना होता है। और दूसरा, आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि जो 18 अप्रैल से आने वाली एक बैच है, RTP MTP PYQ PYQ बैच, उस बैच का भी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज वो बैच भी एक्सट्रीमली क्रूशल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैच है। और आज के इस लेक्चर से आप लोगों को मैं एक हिंट, एक डेमो देना चाहता हूं कि उस बैच में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज आज, और ऑफ कोर्स आज की बैच में हम लोग आंसर्स लिखेंगे, उस इसमें तो भले ही हम कम आंसर्स लिखेंगे, लेकिन उस बैच में एक्सक्लूसिवली दिन भर बैठ के हमको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना है, जो कि एक्चुअली आपके इस कोर्स में मदद करेगा। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, हियर इज अ सेशन ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन एग्जाम्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एग्जाम्स की एक्सपेक्टेशन सेट होगी आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सी फाउंडेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। पूरे बाहुबली परिवार की तरफ से मैं आपका इस क्लास में करना चाहता हूँ जोरदार स्वागत। आप लोगों को बता दूं, मैंने सारे लिंक अपडेट कर दिए एंड ऑल थैंक्स गोज टू दिव्यांशा। अब आप लोग, बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे, स्पेशली जो फ्री क्लासेस थे, जिन लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने की कोशिश की, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने कंप्लीट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की लिस्ट अपडेट कर दी, यानी कि अब आपको ये जो CA लाइव डेली का लिंक है, उसमें आप पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लेक्चर्स आप देख पाएंगे। जो दिव्यांशा ने अपडेट की, मैंने सिमिलर लिंक यहाँ पर भी अपडेट कर दी है। दूसरी बात, मैंने अभी तक BCR क्लासेस में हमारा जो भी कुछ हुआ है उसका भी लिंक अपडेट कर दिया है, और अब आप देख रहे होंगे कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे और BCR के क्लासेस कंटिन्यू होंगे। उसमें बहुत गैप हो गया है, बट आगे के लेक्चर्स अभी कंटिन्यू होंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो उसके लिए भी आपको लिंक अपडेट कर दिया है, तो अब आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक वर्चुअल लाइब्रेरी करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे 3+ क्लासेस आज की डेट पे चल रहे हैं। एक है मिशन सक्सेस बैच, जिसका टाइम टेबल आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैं आता हूँ एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2:30 PM टू 4 PM फॉर BCR, एक्सक्लूसिवली फॉर BCR। और लक्ष्य बैचेस, लक्ष्य बैच एक नहीं, दो हिस्सों में चल रही है, दो वर्जन इसके चल रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल है। लक्ष्य बैच 1.0 का टाइम टेबल ये है, और लक्ष्य बैच 2.0 का टाइम टेबल ये है। मैं 2.0 में एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 to 5 PM आता हूँ। अगर आप लोग इनमें से कोई भी बैचेस या आगे आने वाली RTP MTP PYQ बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लस लेना होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। या आप अगर इससे अलावा एडिशनल कुछ और चीज़ें चाहते हो, जैसे पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस, तो आप लोग आइकॉनिक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे 3, 6, 12, 24 मंथ। आइकॉनिक में ऑप्शंस आपको दिखेंगे 6, 12, 24 मंथ। दोस्तों, दोनों ही जगह सी आदर्श इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सी आदर्श का स्पेलिंग देख लेना, CAADARSH, ये आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे। चलिए, तो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की एक्सपेक्टेशंस आपको बता दूं। देयर आर 4 यूनिट्स इन द एक्ट। अभी हमने पूरे कंप्लीट करे, पूरे रिवाइज किए। अब आप एग्जाम में देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 2 से मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको इधर उधर से मिलेंगे। December 21 जो भी हम पेपर देखने वाले हैं, उसमें स्पेशली यूनिट नंबर 1 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट वो वन ऑफ सिचुएशन था, मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट होगा। मुझे लगता है अब आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 मार्क का आपको इस यूनिट में से, 10 से 12 मार्क का ये 2 यूनिट में से आपका आ जाएगा। 10 से 12 मार्क। और जो 2-3 मार्क के क्वेश्चन है, वो हो सकता है आपको यूनिट 4 में से आ जाए या यूनिट 1 में से आ जाए। यूनिट 4 के ज़्यादा चांसेस है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4-6 मार्क के कंडीशन वारंटी के क्वेश्चन, और 4-6 मार्क के 4 या 6 मार्क के क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
और 3 मार्क का क्वेश्चन आप यूनिट 4 में से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस December 21 का आंसर पेपर। लेट मी क्विकली लोड दैट। तो मैं उसको लोड कर देता हूँ। ब्राउज ने वर्किंग ये रहा December 21 का आंसर पेपर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग इसे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, एंड देर इज नो प्रॉब्लम एज सच with respect to the same. ओके सो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है ना। तो अभी हम लोग कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का December 21 का पेपर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, ऑफ कोर्स आपको पता है, एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंडेटरी क्वेश्चन है उसके अंदर भी आप लोगों को दिखेगा कि इस बारी देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1C। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन can be treated as breach of warranty. Explain this statement as per relevant provisions of Sale of Goods Act 1930. तो ये अब आप लोगों को इसका आंसर तो ऑलमोस्ट याद हो गया बिकॉज इतनी बार मैंने आपको रिपीट करवाया है। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर्स आप मुझे बता दीजिए। सर यस इट इज करेक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें 2 वॉलेंटरी केसेस है और 2 कंपल्सरी। वन वेयर द buyer himself waives off the performance of the condition, or where buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty. ये 2 voluntary हो गए, 2 mandatory है। where the contract is not severable and buyer has already accepted part or full performance of the same, then you can ask for you can ask for damages, but you cannot repudiate the contract. And last case where the performance of the condition is excused by law, in that case also you can only ask for damages but you can't go for repudiation of contract. These are the 4 cases where breach of conditions can be treated as breach of warranty. So I hope कि आप लोग तैयार हो गए इस आंसर के लिए। अब देखते हैं कि कैसे हमें इसे मतलब हाउ डू वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द एंड व्हाट शुड बी द फॉर्मेट। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं एक नया पेज जिसमें कि हम लोगों ने आपको बताया है, आई होप आपको पता है कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं एक एक तो ऑलरेडी आपके यहाँ होता ही है, एक लाइन हम आपको खींचने के लिए बोलते हैं, ठीक है? एक लाइन हम आपको क्योंकि हम बहुत सारे आंसर्स लिखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा एक बड़ा ही बना के रख देता हूँ, हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बन पाया वो, हमें जो लगा था। और एक इस तरफ भी हम लोग लाइन बना लेते हैं, जस्ट यूनिफॉर्मिटी दिखेगी उससे और कुछ नहीं। और आप एग्जाम में भी आप चाहे तो जो मैंने लेफ्ट में पहले लाइन बनाई थी वो लाइन आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, बट मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि राइट में जो लाइन मैं अभी बना रहा हूँ ये लाइन को किसी भी हालत में स्किप मत करिए। बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे पेपर बांधे जाते हैं, पेपर स्कैन किए जाते हैं, पेपर फोल्डेड होता है,
कभी आप सप्लीमेंट बांधते हो, तो उन सारे केसेस में जब आप उसको टाई करते हो, स्टेपल करते हो, या जब आप स्कैन होता है या जब वो बांधे जाते हैं, तो साइड से पेपर जो है वो खराब होने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। साइड से पेपर खराब होने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, इन विच केस आपके जो आंसर्स है वो यहाँ पर जा सकते हैं, मतलब आंसर्स जो है आपके वो बिगड़ सकते हैं, कट सकता है, पेपर फट भी सकता है। तो इन सारे केसेस में इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरा, मैं भी यहाँ पे ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करने वाला, बिकॉज आपको ब्लैक पेन ही अलाउड है। तो हम लोग सेंटर में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और हमारे पास है ANSC, करेक्ट। एक बार मैं क्वेश्चन पे बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, ANSC, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो लेट्स कोट सेक्शन नंबर 13 हियर। According to the provisions of section 13 of the Sale of Goods Act 1930, a breach of condition, a breach of, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही लिखते आता है, बिकॉज ये टैबलेट पे लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूस में लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली आंसर्स लिखते हैं वैसे आप लोग लिखेंगे। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as breach of warranty resulting in the buyer to lose his right to repudiate the contract and only entitles him to claim damage, ठीक है। बट ऑफकोर्स सी बात है, ये हर जगह पे हर चीज में नहीं होगा। कब कब होगा? तो इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस ब्रीच ऑफ वारंटी या ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एक सेकेंड, in the following cases the breach of conditions will be treated as breach of warranty। नंबर 1, वेयर बायर, क्या बोल दिया मैंने, वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। हो सकता है अपने खुद के बेनिफिट फिट के लिए किया हो सकता है कोई और रीजन के लिए किया हो, वॉट एवर, या उसको वो जरूरी अब नहीं लग रही हो कंडीशन एनी मोर, वॉट एवर दैट केस कैन बी। तो वेन, वेयर द बायर हिमसेल्फ waves of performance of any condition for his own benefits, then later on he cannot repudiate the
transaction. Later on, he cannot repudiate the transaction. Second case, where there is a breach of condition but buyer elects not to treat it as such, rather only claims damages but does not repudiates the contract. मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, मुझे नीचे लिखने में तकलीफ हो रही है. Repudiates the contract, then such breach of condition is treated as breach of warranty. नंबर 3, नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको बताया था कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नेचर के नहीं होते. So when there is a non-severable contract or buyer has either accepted the goods in part or in full and buyer has accepted the goods in part, then he loses his right to repudiate the contract. Now he may only claim damage. ओके, बिकॉज नॉन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब आप रेपुटेशन करोगे तो इट विल रिजल्ट इन ह्यूज लॉस. तो आपने पार्ट एक्सेप्ट करते वक्त ही अगर रिजेक्ट कर दिया होता एंटायर कॉन्ट्रैक्ट तो चलता, लेकिन आपने पार्ट एक्सेप्ट कर लिया और बचा हुआ रिजेक्ट करने जा रहे तो पॉसिबल नहीं है. लास्ट, वेयर द परफॉर्मेंस या वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एनी कंडीशन is excused by law, then such breach of contract will be treated as breach of warranty and hence repudiation of contract won't be allowed. Won't be. ठीक है, these are the 4 cases where breach of condition will be treated as breach of warranty. देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है जब आप दोनों लाइन निकाल कर एकदम ईमानदारी से अगर लिखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है. मतलब पढ़ने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है और मतलब लिखने वाले को भी मज़ा आता है कि हमने अच्छा लिखा है कुछ. करेक्ट. चलिए, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट वंस अगेन.
आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको। आप लोगों का अगर स्पीड नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड शुड बी देयर, मतलब यू शुड बी डन विथ मी, मतलब आपका मेरे साथ हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो दैट क्लियरली मीन्स कि आपका जो स्पीड है वो अप टू द मार्क नहीं है, इन विच केस आपको अपने स्पीड पे काम करना पड़ेगा। चलिए, दिसंबर 21 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के और कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हम्म, अरे वाह वाह वाह, ये तो मजा आ गया। ये क्वेश्चन सही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेस, बहुत सिंपल है, बहुत बार हम लोगों ने ये किया है और रिसेंटली भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो आई होप यू गाइज आर रेडी एंड विद द पॉइंट्स। और इसमें आपको थोड़ा सा इस ड्राइंग में, इस फॉर्मेट में एडिशनल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A, नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर ए, पहले मार्जिन। अब जब भी क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आप लोग पहले लाइन लिखेंगे, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। ओके, अब ऐसे केसेस में आपके पॉइंट एग्जैक्टली बुक से मैच करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख सकते हो और देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me create one box. Okay, let me create one box. इतना ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक इतने में होना चाहिए, लेट्स सी। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा बॉक्स। और ऐसा इसको हम कवर कर लें। अब आप लोग की इसमें ऑफकोर्स सी बात है, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वॉट इज देयर इन माई बुक्स, बट वी हैव सम बॉक्स। लेट्स, अब इसके अंदर आपने देखा, आपको एक नया और एक लाइन क्रिएट करना है, और वो करना है यहाँ पे। भले ही आप छोटा करिए चलेगा, आप छोटा करिए चलेगा, बट यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन की लाइन भी चाहिए। ये जो रहेगा ना, ये बेसिस है जिसके बेस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं रहा तो भी चलेगा, बट हमें एक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो एंड कर, दिस इज आवर, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंक्शन। तो सबसे पहले आएगा बेसिस, एक काम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं अंदर, सीरियल नंबर, बेसिस, सेल, हायर पर, ठीक है, सीरियल नंबर, सेल, हायर पर, सेल नंबर 1,
ये है ओनरशिप। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ownership passes on to the buyer depending upon the contract or types of goods। या आप ये भी लिख सकते हैं दैट ओनरशिप इज टू पास ऑन टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बायर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ गुड्स। इन हायर परचेज ownership will pass on to the ownership will pass on to the buyer only on the payment of last EMI public installment। करेक्ट। बात करते हैं ओनरशिप से, एक और बात समझ में आती है, रिस्क। जहां ओनरशिप है वही रिस्क है। सो रिस्क ऑफ, एक मिनट करनी होगी, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर will be that of seller because ownership has passed on to the buyer। तो अगर बायर ओनरशिप लेकर गया और पैसे नहीं दिया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर का नुकसान है, उसको लिक्विडेटर से रिसीव करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ हायर परचेज नो रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर as seller can take away the goods on non-payment of EMI ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आप अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो वो आके अपने गुड्स वापस ले जाएंगे, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, आपके किसी से ओनर लेना देना नहीं है। और ये हो रहा है बिकॉज यहाँ पर ओनरशिप पास होने के बाद आप एक्चुअली ओनर बन जाते हो, लेकिन यहाँ पे आप हायरर रहते हो, इसलिए यहाँ पे इज्जत नहीं है। तो अगर आप टाइटल की बात करें तो ऑन सक्सेसफुल सेल ऑफ गुड्स buyer becomes the owner of the goods। बट यहाँ पर ओनली नहीं नहीं, द टाइटल ऑफ बायर is that of a hirer till the time last installment is paid। यहाँ पे तो आप हायरर हो ना, सिर्फ यू आर जस्ट हायरिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि आप कभी भी टर्मिनेट कर दोगे, आपका क्या भरोसा है। कैंसलेशन टर्मिनेशन की बात करते हैं। टर्मिनेशन टर्मिनेशन सेल वंस मेड
can not be generally terminated, because ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. This transaction can be terminated at any time till the last installment is paid. यहाँ पे टर्मिनेशन का कोई बात ही नहीं है. ट्रांसफर ऑफ टाइटल की अगर बात करें, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल इन द गुड्स, title in the goods can not be transferred by the seller because कैसा है कि because the ownership is that of the buyer, so only buyer now has right to transfer the goods, right to transfer the goods. यहाँ पर hirer cannot pass on title to the goods to any third party as any third party as he himself is not the owner. तो अगर आप खुद ही ओनर नहीं हो तो आप दूसरे को क्या ट्रांसफर करोगे, करेक्ट. तो यस, बात करते हैं रीसेल के बारे में. बायर कैन रीसेल, हायरर कैन नॉट रीसेल till payment of last installment. तो दिस इज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल और हायर परचेस. एक बार आप इसको सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ. आई विल बी जस्ट बैक इन जस्ट 1 सेकेंड. आप लोग इसको लिख लीजिए. लिया, जूम इन करूँ फिर से. अब चलते हैं आगे.
अब अपन चलते हैं आगे। पार्टनरशिप, चलो ये क्वेश्चन आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दो क्वेश्चन यहाँ पे 3-3 मार्क के नजर आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 1 और 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 1 और ए में आपको 1 और 2 दो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टीके ऑर्डर टिम्बर ऑफ 1 इंच थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम्स। द सेलर एग्री टू सप्लाई द रिक्वायर्ड टिम्बर ऑफ 1 इंच। However, the timber supplied by the seller varies in thickness from 1 inch to 1.4 inches. The timber is commercially fit for the purpose for which it was ordered. Now, TK rejects the timber. Explain with relevant provisions of the Sale of Goods Act 1930 whether TK can reject the same. अब आप लोग मुझे बताइए, 2 मिनट आपको मैं टाइम देता हूं बिफोर डायरेक्टली स्टार्टिंग टू राइट, किसके बारे में ये सवाल है। तो मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर पर्पस। तो हम लोगों ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 देखा हुआ है पहले, मतलब लॉ ऑफ केवे टेम्पटर देखा है, लेट द बायर बी अवेयर। बट उसके हमने एक एक्सेप्शन देखा है कि वेयर द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच इज बाइंग द गुड्स, द बायर हैज रिलाइड अपॉन द जजमेंट ऑफ द सेलर एंड द सेलर इज यूजुअली डीलिंग इन दोज गुड्स, एंड स्टिल अगर वो गलत गुड्स सप्लाई कर देता है, so in that case what happens is there is a breach of condition as to quality and fitness, and ultimately there can be a repudiation of contract. But it will happen when the goods are found out to be inappropriate for the purpose, as can be clearly seen by the question itself. The question itself says that the timber is commercially fit for the purpose for which it was ordered. क्वेश्चन में बोला है कि जिस काम के लिए आपको ड्रम बनाने के लिए चाहिए थे ना, मैं मानता हूं आप सेलर के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपने सेलर को अपना पर्पस बताया और आपने उनको बोला था 1 इंच के 2, लेकिन सेलर ने आपको 1 इंच, कुछ 1.1, कुछ 1.2, कुछ 1.4 तक के आपको भेजे। बट सेलर का एक्सपीरियंस है और वो कह रहा है दैट दिस गुड्स आर कमर्शियली फिट फॉर द पर्पस, यानी कि अगर आप इनको ड्रम बनाने में इस्तेमाल करते हो, आप 100% वैलिड ड्रम बना सकते हो। तो अब आप मुझे बताइए, क्या टीके फिर भी इसको रिजेक्ट करेगा? So now, according to this logic, Mr. TK cannot reject the goods. But there is another school of thought as well. What is that school of thought? That is sale of goods by description. When Mr. TK ordered the timber, he ordered the timber of 1 inch thickness, and as you can see, the timber that was delivered was varying from 1 to 1.4 inches each. मतलब as per section 15 आपको बोला गया that the goods when sold by description, it's a basic inherent condition that the bulk should correspond with the description. If the bulk does not correspond with the description, the seller, the buyer has a right to repudiate the contract and treat the contract as rescinded and also claim damages because of breach of condition as to description. So अगर आप ये लॉजिक इस्तेमाल करते हो तो in that case TK can reject the goods. तो देर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स और दोनों में आंसर चेंज हो रहा है, एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। क्या? यस। वेदर यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू, अगर आप लोगों ने आंसर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के हिसाब से दिया है दैट टीके कैन नॉट रिजेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। और अगर आपने सेक्शन 15 फॉलो करके बोला है दैट मिस्टर टीके कैन रिजेक्ट, स्टिल योर आंसर इज करेक्ट। But I can only write one answer. However, both the answer given in the suggested answer, I can only write one answer. I will write the answer which is based on the letter section, because as per interpretation of statutes, when there is a confusion as to which section should apply, letter is better. मतलब जो सेक्शन बाद में लिखा गया है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अर्लियर। तो क्योंकि सेक्शन 16 सेक्शन 15 के बाद आता है, I would like to go with section 16 and I would like to say that Mr. TK cannot reject the goods. But I am repeating, अगर आपने section 15 के बेस पे आंसर लिखा है, still your answer will be correct.
तो यू कैन राइट दैट मिस्टर टीके, मतलब डिपेंड कि आपने कैसे एक्सप्लेन किया, आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको सेक्शन 16 का एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ, फिर आप चाहिए तो सेक्शन 15 का भी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ANSA 1। 1 तो इसमें है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। अब मैंने बोला देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल ऑफ गुड्स, देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू quality and fitness for the goods for any given particular purpose. There is no implied condition as to goods. There is no implied condition as to goods. No condition as to there is no implied condition as to fitness and quality of the goods. There is no implied condition as to quality and fitness of the goods. Supplied. There is no implied condition as to quality and fitness of the goods supplied for a purpose. However, नंबर 1, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं एकदम डिटेल में आंसर नहीं लिख सकता, 3 मार्क के हिसाब से लिख रहा हूँ। हाउएवर व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर सप्लाइड and buyer relies upon the skill and judgment of seller and where the seller usually deals with the goods of same description reasonable fitness can be expected. However, in the given case, the goods, that is timber, was found to be commercially fit for the purpose of making drums, there is no mistake on the part of seller, and hence क्या नाम था इसका, TK cannot reject the goods.
ये एक आंसर हुआ। आप चाहे तो इसका एक अल्टरनेटिव आंसर भी अवेलेबल है, मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ। अल्टरनेटिव आंसर अवेलेबल, तो हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 15 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, where the goods are where the goods are sold by description, there is an implied condition that the bulk should correspond with the description, failing which the buyer may have a right to repudiate the contract and claim damage. पैरा चेंज करना है। इन द इंस्टेंट केस TK ordered timber of 1 inch thickness. TK ordered timber of 1 inch thickness, but the timber delivered varied from 1 inch to 1.4 inch in thickness, thereby not meeting the description. Hence, TK may reject the goods and may also claim damages. दोनों आंसर्स पॉसिबल है और दोनों आंसर्स करेक्ट है। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने यस लिखा होगा उनका भी आंसर करेक्ट होगा, जिन्होंने नो लिखा होगा उनका भी आंसर करेक्ट होगा, प्रोवाइडेड यू हैव गिवन करेक्ट रेफरेंस टू द आंसर। व्हाटएवर रेफरेंस यू हैव गिवन, बेस्ड ऑन दैट योर आंसर विल बी टेकन। बट मैंने आपको बोला है कंडीशन और वारंटी में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको इसी तरह से थोड़ा ओपन माइंडेड और थोड़ा सा स्ट्रांग और स्टडी रहना पड़ेगा टू योर आंसर्स। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AB sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contains 50 kg of wheat. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags. Before CD receives delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. AB, being still unpaid, stops the bags in transit. The official receiver on CD's insolvency claims the bags. डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अनपेड सेलर में से 3 माह का सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। आपको मैं बता दूं क्या हो रहा है। एबी और सीडी के बीच में 500 बैग्स ऑफ वीट का कॉन्ट्रैक्ट था। 50 किलो ऑफ वीट एक बैग में रहता है, ऐसे 500 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट था। 450 बैग्स आप ऑलरेडी बेच चुके थे बाय ट्रक, एंड 50 बैग खुद बायर आके आपसे ले गया था, यानी कि पार्ट डिलीवरी ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द बायर। Now the question is, can you apply right of stoppage of goods in transit on the remaining 450 bags which are still in transit?
तो इसके लिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द पार्ट डिलीवरी विल बी ट्रीटेड एज फुल और नॉट, whether the part delivery will be treated as full or not. So let us see. Sir, contract was for 500. However, only 50 bags were taken as by the buyer himself, and 450 bags were said to be transported by the seller to the buyer separately. मतलब इन्होंने क्या किया, 50 बैग और 450 बैग के अलग अलग दो कंसाइनमेंट बना लिए. There is nothing to show here that the intention of the buyer was to accept delivery of whole 500 bags. Otherwise, he would have paid for 500 bags. Correct? तो अभी क्या आपका आंसर रहेगा, बताइए. तो हम लोग पूरा का पूरा अब इस पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, पूरा सेक्शन 50 हम इस पे लगा देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का ए का 2. तो 5 तो हमने लिखा हुआ ही है, ए लिखा है, अब डायरेक्ट 2 पे हम यहाँ पे आएंगे. फिर भी नेक्स्ट पेज पे है तो आप दोबारा 5 का ए का 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ऐसा भी डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, या आप क्वेश्चन नंबर 5 ANS A का आंसर नंबर 2 ये भी कर सकते हो, दोनों भी चलेगा. इनफैक्ट दिस इज मच सेफर. नाउ as per section 50 of the Sale of Goods Act 1930, an unpaid seller who has parted with the unpaid seller who has parted with the possession of the goods where such goods are in transit and buyer becomes insolvent, the unpaid seller may stop the delivery of such goods and regain possession thereof. Such right can be waived off if part delivery is made showing that the other part will also be delivered. However, in the present case, no such waiver can be seen by unpaid seller. Therefore, AB may utilize right of
stoppage of goods in transit and regain possession of 450 bags of wheat. It is to be noted that other remedies against the buyer needs to be used to recover the price of the goods that are delivered. जो यानी कि 50 बोरे जो आपने डिलीवर कर दिए है, अगर आप वो रिकवर करना चाहते हैं तो आपको तो आपको राइट ऑफ यूज करना पड़ेगा. कौन सा? राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप 50 बोरी का पैसा रिकवर कर सकते हो. अदरवाइज आप उसको रिकवर नहीं कर सकते. quasi contract, partnership, companies, that's it. yes, so this is December 21 का हमने पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट सॉल्व कर लिया. दिस वाज जस्ट अ हिंट. अभी मतलब अगर आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच हमारी ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे सारे आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यू हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगा विच विल एनेबल यू टू एक्चुअली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू गेन नॉलेज. और फिर आपको समझ में भी आएगा हाउ टू मैनेज, हाउ टू एक्चुअली फेस द क्वेश्चंस. जनवरी 21 का पेपर देख लेता है. लिखने के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब सिर्फ नॉर्मल रीड आउट कर देता हूँ. मैं आपको बता देता हूँ सर्टेन क्वेश्चंस. तो जनवरी 21 का क्वेश्चन पेपर ये रहा हमारे सामने. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट. हाँ, व्हाट आर द रूल्स विच रेगुलेट द सेल बाय ऑक्शन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेल बाय ऑक्शन के लिए सर एवरी लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. सेल ऑफ गुड्स विल बी कंप्लीट बाय द फॉल ऑफ हेमर और अदर कस्टमरी मैनर. आप चाहे तो सेलर कैन रिजर्व अ राइट टू बिड. अगर आप राइट टू बिड रिजर्व नहीं करते फिर भी बेटिंग करते तो वॉइडेबल हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा. अगर आप प्रिटेंडेड बिडिंग कराते हो तो भी वॉइडेबल हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा. एंड सच ऑल, ये सारे पॉइंट्स आप सेल बाय ऑक्शन के अंदर बोल सकते हो. देखते हैं हमने सारे पॉइंट्स कवर किए क्या. लॉट्स, सेल, रिजर्व, रिजर्व और बीट प्राइस और अपसेट प्राइस के बारे में आप लोग बता सकते हो. बाकी आई थिंक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन द आंसर. फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के. देखो मैं बोला ना आपको आज ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप वगैरह कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन. नॉमिनल पार्टनर बताओ, और मैं बोला था ऑप्शनल आते. देखो 2-2 मार्क के लिए. एग्जैक्टली मैंने कल ही ये प्लस क्लास में पढ़ाया. पर्टिकुलर पार्टनरशिप, नॉमिनल पार्टनरशिप 2-2 मार्क के और में क्वेश्चन आता है. ये देखो मैं बोला ना आते ही 6 क्वेश्चन. चलो एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. वो जब हम पार्टनरशिप करेंगे तब करेंगे. X, what are the differences between conditions and warranty in a contract of sale? Also explain when shall a breach of condition be treated as breach of warranty. देखो बैक टू बैक ये क्वेश्चन जनवरी 21 में भी पूछा, दिसंबर 21 में पूछा. This is a tight slap on the face of people who say that questions does not get repeated. ये देखो जनवरी 21 का क्वेश्चन दिसंबर 21 में सेम रिपीट हुआ. व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशंस आर ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. जो 4 क्वेश्चन हमने, जो पहला क्वेश्चन आज लिखा वो यही था. तो हाउ डू यू राइट दिस आंसर. तो ये 2 पार्ट में आंसर बनेगा. सबसे पहले आप कंडीशंस और वारंटी का डिफरेंस बताएंगे. कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन which are essential for the main purpose of the contract and breach of which will give rise to termination of contract.
On the other hand, warranty is a stipulation which are collateral to the main purpose of the contract and breach of which will only give rise to claiming of damages. Repudiation of contract is not possible. In case of breach of contract, breach of condition, buyer can repudiate the contract or claim damages or both. In case of breach of warranty, you can only claim damages, repudiation not possible. Third point, breach of condition may be treated as breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Now, what are the second part? ये तो एक part हो गया difference between का. अब आता है second part. What are the cases when breach of condition be treated as breach of warranty? Where the buyer himself waives the performance of the condition, breach of condition will be treated as breach of warranty. Later on, he cannot terminate the contract. Where the buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, where the breach of condition has already happened, but the buyer is not returning or repudiating the contract, he is only claiming damages, which means he elects to treat the breach of condition as breach of warranty. And third, where there is a non-severable contract and a part of the contract has already been accepted by the buyer. Now repudiation is not an option, only damages can be claimed. Or where the fulfillment of the condition is excused by law, then such breach of condition will also be treated as breach of warranty. एकदम जबरदस्त केस, 6 मार्क का क्वेश्चन, कितना जबरदस्त. देखो 3 पॉइंट बताया, इधर 4 पॉइंट बताया, आंसर खत्म. 7 पॉइंट में 6 मार्क लेके घर, नहीं ना. एक क्वेश्चन नंबर 5A देखो. Mr. T was a retail trader of fans of various kinds. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen. Mr. T showed him different brands and Mr. M approved for a particular brand and paid for it. Fan was delivered at Mr. M's house. At the time of opening the packet, he found that it was a table fan. He informed Mr. T about the delivery of the wrong fan. Mr. T refused to exchange the same, saying that the contract was complete after delivery of the fan and payment of price. Discuss whether Mr. T is right in refusing the exchange as per the provision of Sale of Goods Act and what are the remedies available at Mr. M. सबसे पहले ये गलत बात है. यहाँ पर भी सेक्शन 15 लगेगा, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन. Whenever there is a sale of goods by description, there is an inherent condition that the bulk should correspond with the description and the buyer should also be given reasonable opportunity of checking the same. If it is found out that the bulk does not correspond with the description, the buyer has a right to repudiate the contract and treat the contract as rescinded and claim damages as well. In the given case, Mr. T has sold a table fan by claiming that Mr. M wanted to purchase a exhaust fan, but instead Mr. T sold him some table fans. That means the goods does not correspond with the description, and hence Mr. M has a right to repudiate the contract and claim damages, or he can get the table fans replaced or changed. Now what are the remedies available with Mr. M? So remedies तो बहुत सारे हैं. आप suit for price, suit for damage, interest, repudiation of contract, ये सारे right against the buyer भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने सारा पैसा रिकवर कर सकते हो. So let's see the answer. Yes, he can repudiate the contract, insist on performance of the original contract, claim refund of price, and even in fact replacement भी वो मांग सकता है. So all the options are there. So you cannot refuse the exchange of the fan. अच्छा क्वेश्चन. That's it. फिर हम लोग चलते हैं, एक और देख लेते हैं ना क्वेश्चन पे, हमारे पास वक्त है थोड़ा सा. जुलाई 21 पे भी देख लेते हैं. जुलाई 21 रिस्क बीमा फेसी पास्ड ऑन विद द प्रॉपर्टी, इलैबोरेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो यहाँ पर आप सेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आप सेक्शन इस्तेमाल करेंगे 26, दैट गुड्स रिमेन at the seller's risk until the property therein is passed on to the buyer. But when the property in the goods is passed on to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether the same has been delivered or not. So delivery, if delivery is delayed because of fault of either of the seller or of the buyer, then party at default will pay the other party some compensation and damages. However, the party holding the goods will be liable as a bailee for the goods. So his liability as a bailee will not come to an end. So yes, the risk passed on with the property. Along with that, अगर delay हो रहा है तो जो delay कर रहा है वो responsible है. And third,
whoever holds the goods will be treated as bailey for the goods. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक आता ही है, discuss the right of unpaid seller against buyer when sale of under sale of goods act. तो right of seller against unpaid seller against the buyer में right suit for price, उसमें दो पार्ट है, when the property has passed on to the buyer or when the property has not passed on to the buyer. Both the cases में the buyer so what happens is unpaid seller has the right to file a suit for price against the buyer. पहला, फिर a right suit for damages. अगर आप डिले इन इफ लाइक रॉन्गफुली द बायर इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सो डिले इन डिलीवरी के लिए भी डैमेज आप क्लेम कर सकते हो. सूट फॉर डैमेज के बाद है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप बायर इज इलेक्टिंग नॉट टू एक्सेप्ट द गुड्स या रॉन्गफुली वो निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, सो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे और यू कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड इट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट. रही बात लास्ट सूट फॉर इंटरेस्ट, इफ देयर इज एन इंटरेस्ट के बारे में कोई बात की है तो दैट इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ नो इंटरेस्ट हैज बीन स्टेटेड देन द कोर्ट विल इंटरफेयर, कोर्ट विल लेट यू नो द इंटरेस्ट एंड दैट कैन बी चार्ज बाय द अनपेड सेलर टू द बायर. तो ये 4 राइट्स अनपेड सेलर के पास होते हैं अगेंस्ट द बायर: सूट फॉर प्राइस, डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट फॉर इंटरेस्ट. गुड. Now question number 5A, 6 mark का, again unit number 2. Mr. Das, a general store owner, went on to purchase 200 kg of basmati rice of a specific length from the wholesaler. He saw the sample of rice and agreed to buy the one for which the price was quoted as 150 per bag. While examining the sample, Mr. Das failed to notice that the rice contained a mix of long and short grain of rice. The wholesaler supplied the required quantity exactly the same as shown in the sample. However, when Mr. Das sold the rice to one of his regular customers, she complained that the rice contained 2 different qualities of rice and returned the rice. With reference to the provision of sale of goods, discuss the option open to Mr. Das for grievance redressal. What would be your answer in case Mr. Das specified his exact requirement as to the length of price? So whenever the goods are sold by sample, इसके लिए आपको section 17 subsection 2 में जाना पड़ेगा. There is an implied condition that the bulk should correspond with the sample. The buyer must be given reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample, and the goods should be of merchantable quality, not to rendering them unmerchantable. ये 3 cases आपको fulfill करने. Now in the given case, what has happened? That Mr. Das has Mr. Das has purchased 200 kg of basmati rice from a wholesaler based on sample. Wholesaler delivered exactly the same rice as given in the sample, thereby fulfilling the condition of sale by sample. Hence, no repudiation of contract is possible. However, second case में उन्होंने बोला what would have been your answer if Mr. Das had exactly requirement अपनी अगर उन्होंने बताई होती. In case Mr. Das would have specified his exact requirement of the length of the rice, then this would have been a case of sale of goods by sample as well as description, wherein the description would be the length of the rice. In which case, if the goods does not correspond with the same, the buyer would have option to repudiate the contract. So in this case, your answer will change. ठीक है. तो पहले केस में buyer does not have an option available for grievance, लेकिन second केस में then buyer will have an option and seller will be held liable in second case. तो ये दोनों exact answer हमने भी दे दिए. That's it. ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ये मैंने आपको सिर्फ पास 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर बताया. आप कितने और अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप जरूर इसको चेकआउट कर लेना. ये नवंबर 1920 का पेपर है. हाँ, एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ केवीएट टेम्पटर. एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ केवीएट टेम्पटर. सर सबसे पहले 16 का 1 बता देंगे कि आपने अगर अपना बताया है डिस्क्रिप्शन, आप सेलर के ऊपर रिलाय करते हो और सेलर ने फिर भी गलत बेच दिया. ठीक है. सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल ऑफ गुड्स बाय सैंपल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, मर्चेंटेबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो. फिटनेस एज टू क्वालिटी, परचेज अंडर पेटेंट नेम, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन,
कोई भी 4 आप लिख सकते हो, ट्रेड यूजेज, एक्टिवली कंसीलमेंट ऑफ डिफॉल्ट, ये 8 नहीं लिखने आपको, एनी 4 लिखने हैं इसमें से। फिर आता है अगला सवाल, पार्टनरशिप एट विल, फिर से आया देखो। Explain any 6 circumstances in detail in which non-owner can convey a better title to the bona fide purchaser of goods for value. तो ऐसे circumstances बनाओ where non-owner can also transfer better value. आपको section 27 इसमें पूरा का पूरा ये बताना है। आपको बताना है सर, Nemo that quod non abet, that is no one can transfer a better title than he himself has except sale by mercantile agent. अगर आप मर्केंटाइल एजेंट हो और आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको गुड्स आपके पोजीशन में आए हैं, you are acting in the ordinary course of business and the purchaser acting in bona fide, then you can transfer valid title. Joint owner हो तो भी आप valid title pass on कर सकते हो. Sale of goods under voidable contract, valid title. Sale of by the person who has already sold the goods, valid contract. Sale by unpaid seller, valid contract. Sale by official receiver, liquidator, valid. Sale by founder of lost good, valid. Sale by this bailey under the contract of pledge, pawnee, valid. तो ये सारे केसेस आपको इस पे बताने हैं। मर्केंटाइल एजेंट है, जॉइंट ओनर है, पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी सोल्ड गुड्स, ऑब्टेन पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी देयर इन, यू कैन इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, अनपेड सेलर एंड ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, फाउंडर ऑफ लॉस गुड और पॉनी। सारे केसेस मैंने आपको बताए, 2-3 जो छूट गए थे वो भी मैंने अभी आपको बता दिए। नाउ मिस्टर आर ओन्स 2 2-wheelers which she handed over to her friend Miss K on sale or return basis. Even after a week, Miss K neither returned the vehicle nor made payment for it. She instead pledged the vehicle to Mr. A and obtained a loan. Mr. R now wants to claim the 2-wheeler from Mr. A. Will he succeed? No. You cannot call the 2-wheeler back. Why? Because of, according to section 24 of the Sale of Goods Act 1930, sale of goods on return basis, there are 3 circumstances in which the ownership will pass on to the buyer. Number 1, where the buyer confirms that he buys the goods. Number 2, where buyer does not return the goods within the time prescribed, or if no time has been prescribed, within reasonable time. And number 3, when the buyer acts inconsistent with the right of the seller. मतलब कि if the buyer further sells or pledges the goods. In the given case, Miss K further pledges the goods in return. As a result, it means that she has purchased the goods. So ownership will be transferred to her, and from her the ownership will have special ownership is transferred to the pledgee. Hence, you cannot recover your goods back. You can only now file a case against Miss K for recovering the price. Examine with reference to the provision of Sale of Goods Act what recourse is available with Miss R. Miss R फाइल कर सकती है सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर इंटरेस्ट, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस है। Would your answer be different if it had expressly provided that the vehicle would remain the property of R until the price has been paid? Yes. Then second case में the answer would have changed. Why? Because it will become sale of goods on cash or return basis. Cash on return basis में the ownership does not passes until the time the conditions are fulfilled, that is cash is paid. जब तक मिस के कैश पे नहीं करेगी, मिस के को पास ओनरशिप नहीं जाएगी, और अगर उनके पास ओनरशिप नहीं जाएगी तो वो किस मुंह से प्लेज करेंगे? Hence my answer will change and now Miss R will be allowed to take her goods back from the pawnee. अब वो अपने गुड्स वापस लेकर जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, आप देख लेना इन दोनों केसेस में बहुत ही जबरदस्त आंसर है, बहुत ही मजा आया और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, तो आपको भी इसके आंसर आने चाहिए। So that is not it. Of course, there are so many more question papers that we could have seen, but we are already extending a lot. So I would request you all to please go through many more questions. अभी हमने बहुत सारे सिर्फ डिस्कस किए, लिख नहीं पाए। ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख के देखने चाहिए एक बार, ताकि आपको अपनी गलतियां, आपकी कमियां महसूस हो, समझ में आए, कौन से पॉइंट्स आप भूलते हो उसको बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो, एंड देन solve as many RTPs, MTPs, PYQ as possible to gain confidence in the subject. I wish you all the best for your practice sessions. Please take this as a demo and please join our RTP, MTP, PYQ batches because उसमें ये तो बेटा सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यहाँ पे तो मैंने केवल 1 और 2 आंसर लिखा है, वहां पे हम लोग पूरा दिन बैठ के आंसर्स लिखवाते हैं, आपसे इतना राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप आराम से पेपर में कॉन्फिडेंटली जाओगे और कॉन्फिडेंटली आंसर लिख के आओगे। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, सोचने समझने में टाइम नहीं जाएगा, और दूसरी बात, आप ज्यादा पेपर लिख पाओगे बिकॉज आपका फास्ट राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। So please don't miss out on those lectures
and buy plus using the referral code CADARSH. It will be of great help for me. तो अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो फॉर ज्वाइनिंग द आरटीपी एमटीबी पीवाईक्यू बैच एंड प्रैक्टिस, यू वांट टू प्रैक्टिस राइटिंग विद अस, डू बाय प्लस. इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस के लिए आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं. प्लस के ऑप्शन है 3, 6, 12, 24 मंथ. आइकॉनिक में ऑप्शन है 6, 12, 24 मंथ. दोनों जगह सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. प्लस के प्लान है 12 मंथ 24 मंथ. यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. और डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड don't forget to use the tag CA Verbally team and don't forget to like, comment, share and subscribe. ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके आग लगा दो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव. डोंट फॉरगेट द रेफरल कोड CA आदर्श. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. लाइक कमेंट कर लेना भाई. बाय.